सभी को नमस्कार। मैं दिलीप सिंह निशंक से। आज अपन शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर एक्सरसाइज। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि सबसे पहले अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया कि उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कैसे करना है। अब उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को, उस टेंस को इस्तेमाल करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप एक एक्सरसाइज सामने हो और उस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे, अपने आप समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। जनरली मेरा ऐसा मानना है कि टेंस इंटरेस्टिंग तब बनता है जब आप उसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हो। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ऊपर एक्सरसाइज ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक एक सॉल्व करेंगे अपन। फर्स्ट अगर मैं लूँ, जैसे एक नया अक्षर इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, द फ्लफी क्लाउड्स और इसके लिए वर्ब हमें दे रखी है मूव। ठीक है, फर्स्ट है ये द फ्लफी क्लाउड्स और ये अपने पास वर्ब है और ये अराउंड लिखा हुआ है। तो हमें ये समझना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि भाई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ या तो एस या ईएस आएगा या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर इस वाक्य को पहले देखें अपन, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होना भी चाहिए। द फ्लफी क्लाउड्स, बादलों की बात हो रही है। फ्लफी का मतलब होता है सॉफ्ट कहें या फिर क्यूट कहें या थोड़ा रोएदार कहें, ऐसा कुछ अपन कह सकते हैं। द फ्लफी क्लाउड्स, ब्लैंक स्पेस और फिर अराउंड मूव लिखा हुआ। मूव को मैं अगर यहाँ रखूँ तो मूव का मतलब होता है मूवमेंट करना, हिलना डुलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो फ्लफी क्लाउड्स है वो चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो घूमते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर मैं वर्ब का इस्तेमाल करूं तो जब मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरा सबसे उसके बाद मुझे ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। द फ्लफी क्लाउड्स जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और चूंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें वर्ब जो है उसके साथ एस या ईएस इस्तेमाल करके उसको सिंगुलर बनाना होगा। और अगर वो प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो हमें वर्ब को सिंपली वर्ब ही रख देना मेन वर्ब की फॉर्म में। क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी भी मेन वर्ब्स अपनी वास्तविक फॉर्म में होती है वो सब प्लूरल ही होती है। तो मूव जो अभी वर्ब लिखी हुई है ये अभी प्लूरल है, हमें इसको अगर सिंगुलर बनाना है तो इसको मूव्स करना होगा, अगर प्लूरल रखना है तो मूव ही रखना होगा। तो चूंकि हमारा द फ्लफी क्लाउड्स क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें जो वर्ब चाहिए होगी वो प्लूरल चाहिए होगी, और प्लूरल वर्ब के लिए हमें इसको एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। तो मैं लिख रहा हूँ द फ्लफी क्लाउड्स मूव अराउंड। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी है कि सेंटेंस का कौन सा प्रकार है। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो इसके ऊपर मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता। अगर ये नेगेटिव होता तो कहीं ना कहीं नोट हमें नज़र आता, वो नज़र हमें नहीं आया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता तो नोट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दोनों होते। तीनों ही चीज़ें ऐसी कुछ है नहीं, इसका मतलब सिर्फ फुल स्टॉप आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें सिर्फ इसको प्लूरल फॉर्म में रखना, तो मैंने मूव रख दिया। तो ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा अगर मैं लूँ तो दूसरा है द ट्रेन एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, चूँकि एक्सरसाइज की एक एक लाइन मुझे याद नहीं रह सकती है तो इसको मुझे थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ा। द ट्रेन, इस यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए उस वर्ब को भी मैंने लास्ट में ब्रैकेट में देना है। द ट्रेन एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब ये पूरा तो हुआ नहीं है वाक्य, इसमें जो वर्ब यहाँ आ सकती है वो वर्ब है लीव। वो वर्ब क्या है, लीव वर्ब है। लीव का मतलब छोड़ना, स्टेशन छोड़ने की बात हो रही है। ठीक है,
यहाँ पर अपन ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं, हो गया। द ट्रेन एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इस लीव, अब ये लीव जो है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये कह रहा है कि ट्रेन का समय बता रहा है। ट्रेन जो है हम जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ की अगर ट्रेन है तो या तो वो अल्टरनेट डे जाएगी, या वो वीकली होगी, या एवरीडे होगी, वो जो भी होगी एक रूटीन का काम होगा। और ट्रेन किसी स्टेशन से किसी एक पर्टिकुलर टाइम से छूट रही है, वो एक रूटीन का अगर काम है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। अब सिंपल प्रेजेंट में है तो अब हम देखेंगे कि वाक्य कौन सा है। वाक्य को अगर मैं देखूँ तो सिंपल फुल स्टॉप है, ना इसके साथ नोट है, ना यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन जो है ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर अगर रहा तो मुझे वर्ब सिंगुलर, बाकी मुझे प्लूरल यूज़ करनी है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। द ट्रेन, अकेली ट्रेन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो मुझे लीव को किस में यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ICIS लगा के, और चूंकि इसके साथ ये पहले से हम लगाई देंगे सिर्फ एस, तो ये हो जाएगा लीव्स। अब इसका पूरा मीनिंग क्या बनेगा, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। द ट्रेन यानी जो रेल है वो रोज़ सुबह 7 बजे लीव्स यानी स्टेशन को छोड़ती है, या वहाँ से अपार्ट होती है, या वहाँ से जाती है, ठीक है ना। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये कंप्लीट। थर्ड जो मैं ले रहा हूँ, थर्ड है हमारा डज द टीचर। अच्छा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डज द टीचर ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना टेक्निकली। कुल मिला के इसका हिंदी अर्थ, इस वाक्य को मैं इस वर्ब को, इस पूरे को देखूं तो इस वाक्य का मतलब सीधा सा बनता है कि क्या शिक्षक जो है वो माता पिता से मिलते हैं, क्या शिक्षक माता पिता से मिलते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ये पूछ रहा है कि क्या आपने शिक्षक जो है वो माता पिता से मिलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर देखें आप, डज लिखा हुआ है। डज हेल्पिंग वर्ब जो है, डज एक हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में, और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है और उस वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, मतलब वो वाक्य कौन सा है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस ये पता चल गया, सिंपल प्रेजेंट में ये पता चल गया। अब हमें समझना है कि मुझे यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, इस मीट की कौन सी फॉर्म मुझे यहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले अब मैं डिसाइड करूँगा, डज तो यहाँ आ गया। अब मैं ये देखता हूँ कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब के, मेन वर्ब के साथ ICIS इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर मीट की जगह मीट्स लिख दूंगा, क्या मुझे यहाँ पर मीट की जगह मीट्स लिख देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये मीट्स नहीं आएगा। ये मीट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये बताया था कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का इस्तेमाल तब करना है जब डू या डज नहीं लगा हुआ। अगर किसी भी स्थिति में वाक्य में आपने डू या डज का इस्तेमाल कर दिया तो आपने वहीं डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि वहाँ एस या ES आएगा या नहीं आएगा। तो आपको मेन वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना। चूँकि यहाँ डज आया हुआ है तो मैं सिर्फ लिख दूंगा डज द टीचर मीट विद द पेरेंट्स टुडे। डज द टीचर मीट विद पेरेंट्स टुडे, ठीक है। यहाँ हमने एक नई चीज़ सीखी, प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरी नई चीज़ ये सीखी कि अगर डू या डज लगा हुआ है तो हमें मेन वर्ब के साथ SCIS नहीं लगाना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल ऐसे ही रख देना है। चौथा जो है, चौथा है मेरा हे माँ, थोड़ा सा नीचे इसको लिख देते हैं अपन। 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। हे माँ, शायद आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ वर्ब डाल रहा हूँ नॉट प्ले। मैं क्या डाल रहा हूँ, नॉट प्ले। हे माँ,
खालिस्तान बैडमिंटन एवरीडे। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक दिन जो है, रोज़ प्रतिदिन हेमा क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है। पर खेलती है या नहीं खेलती, यहाँ पर लिखा है नॉट प्ले, यानी ये वाक्य में कुल मिला के ये पुट इनटू करना चाह रहा है कि वो नहीं खेलती है। अब नहीं खेलती है जो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ बताई थी कि कभी नॉट अकेला नहीं आएगा। नॉट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आएगा। नॉट, अब सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, तो हमें डू या डज में से कुछ इस्तेमाल करके नॉट को लिखना होगा। अब हम देखते हैं कि अपना सब्जेक्ट क्या, अपना जो सब्जेक्ट है हेमा, हेमा क्या है, हेमा सिंगुलर है, हेमा क्या है, एक वचन है ना, तो अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, डज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा हेमा, फिर डज, फिर नॉट, फिर प्ले। प्ले नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा सी हेमा डज नॉट प्ले बैडमिंटन एवरीडे। हेमा जो है प्रतिदिन बैडमिंटन नहीं खेलती है, रोज़ हेमा बैडमिंटन नहीं खेलती है। तो ये अपने 4 जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसमें से अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में देख सकते हैं, या मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पर भी आकर के आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ ग्रुप में मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं विद स्क्रीनशॉट। मैं अभी इसको रिमूव करूँगा। किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें जांचनी होती है। डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को फेंक नहीं सकते, ऐसे कि ये ऐसे होता है, ये हो गया। इसीलिए हम देखते हैं कि सड़क पे चलते हुए लोग अंग्रेजी तो बोल देते हैं, लेकिन वो ठीक अंग्रेजी नहीं बोल पाते। ठीक अंग्रेजी बोलने के लिए थोड़ा सा अंग्रेजी का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने टेंस से सबसे पहले शुरू किया। जनरली टेंस को पढ़ना थोड़ा बोरियत का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बेसिक अगर मैं समझूँ तो यही है। इसके बाद बहुत कुछ हम कीर्तिमान हासिल करने वाले। जो 5वां जो है एक्सरसाइज में पॉइंट, आई थिंक 5वां अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। अच्छा, एक अपना बीच में छूट गया था, 4th कंप्लीट किया। एक जो बीच में छूटा था उसको 5th नंबर पे कर लेते हैं। 5th नंबर पे जो है, जैसे मान लीजिए काउज, अच्छा है ये भी, ये फिर से अफर्मेटिव का वाक्य है। काउज अस मिल्क, इसका मतलब क्या है, काउज अस मिल्क, तो इसके लिए वर्ब हमें दे रखी है गिव। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। काउज यानी गायें, अस मिल्क यानी हमें दूध क्या करती है, गिव यानी देती है। गायें हमें दूध देती है। अगर मुझे इस वाक्य को इस तरीके से पूरा करना हो तो मुझे गिव की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी गिव ही आएगा। बाकी गिव की 3 फॉर्म होती है, गिव, गैव, गिवन, ठीक है। लेकिन मैं गिव की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँगा। अब मैं देखता हूँ कि इसके साथ SEIS भी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ठीक है। तो काउज है, काउज क्या है, सब्जेक्ट जो है अपना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है अपना वो प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा, वर्ब पहले से प्लूरल होती है, ठीक है ना। SEIS लगा करके तो उसे हम सिंगुलर करते, तो मैं लिख दूंगा काउज गिव अस मिल्क, सिंपल, खत्म। छठा जो है अपना एक्सरसाइज में, छठा है डज द मूवी, अच्छा है, नाइस, डज द मूवी within a few minutes, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बोला था जब पहले एक बार पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि बहुत बार क्या होता है, टेंस कौन सा होता है और कौन सा इस्तेमाल कर दिया जाता है। सिंपली बहुत बार क्या करते हैं कि जो अपना फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर, उस फ्यूचर टेंस को हम सिंपल में प्रेजेंट में लिख लेते हैं। अब इस वाक्य को देखो, क्या डज द मूवी, फिर खालिस्तान विद इन अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ इसको अगर अपन सही से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, आगे डज लिखा हुआ है, फिर वहाँ अगर मैं उस वाक्य के अंत में जाकर के देखूँ तो वर्ब के साथ नोट दे रखा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देख के मुझे लगता है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर मुझे पता चलता है कि वर्ब के साथ नोट है, यानी ये नेगेटिव भी है। तो इस सेंटेंस का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देखें अगर, तो डज द मूवी, डज तो यहाँ आगे आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमें नॉट स्टार्ट को ही यहाँ लिखना है। अब उसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, अपना जो द मूवी है, द मूवी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चूंकि यहाँ सिंगुलर है,
इसीलिए यहाँ डज का इस्तेमाल हुआ, बाकी यहाँ डू का इस्तेमाल होता है ना, डज का हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, सिंपली नॉट स्टार्ट ही आ जाएगा क्योंकि डज आगे आ चुका है, ठीक है ना। डज द मूवी नॉट स्टार्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स। क्या यहाँ पर स्टार्ट के साथ SEIS लगेगा? नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ डज के साथ, डू के साथ ES लगा हुआ है, डज लगा हुआ है। तो डज द मूवी नॉट स्टार्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स, ये हो जाएगा अपना 6th वाला। फिर 7th जो है, 7th में है स्नेहा रेयरली, ये थोड़ा ठीक है। ये आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई इतनी करते हैं कि अपने रूम को छोड़ते ही नहीं हैं, तो उनके लिए ये है कि वो रूम में ही रहते हैं पूरे दिन भर, पढ़ाई करते हो, स्नैपचैट चलाते हो, कुछ भी हो सकता है। स्नेहा रेयरली हर रूम, ठीक है, लीव, ओके। स्नेहा रेयरली खालिस्तान हर रूम, तो इसका क्या बनेगा समझते हैं। सामान्यतः है, या फिर यूँ कहें कि हार्डली, बहुत कठिनता से, बहुत कम चांसेस में स्नेहा क्या करती है, अपने रूम को, अपने कमरे को छोड़ती है, यानी अपने कमरे से बाहर निकलती है। लीव को जब मैं यहाँ रखूँगा तो लीव को क्या रखूँगा वो यहाँ देखना है। स्नेहा जो है अपनी सिंपल प्रेजेंट में, ये समझ में आ गया, फुल स्टॉप है, सिंपल और कुछ नहीं है, तो ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब स्नेहा की मैं बात करूँ तो स्नेहा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, हमें वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ेगी। तो लीव जो है, ये लीव एक प्लूरल वर्ब है, इसको मैं सिंगुलर करने के लिए क्या करूँगा, लीव्स, क्या करूँगा, लीव्स। तो ये बन जाएगा स्नेहा रेयरली लीव्स हर रूम, ओके। देन 8th में लिखा है राघव एंड परिणीति। राघव एंड परिणीति को आई थिंक आप जानते होंगे, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इन दिनों वो ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के रास्तों पर अपनी यात्राएं तय कर रहे हैं, राघव एंड परिणीति। शायद आप जानते होंगे, सफ़ेद कपड़ों में उनको शादी करते हुए आपने देखा होगा। तो मैं उन्हीं राघव एंड परिणीति की बात कर रहा हूँ। राघव एंड परिणीति ब्लैंक स्पेस टू ट्रिप एवरी वीकेंड, ऑन एवरी वीकेंड, ऑन एवरी वीकेंड, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो वर्ब हमें दे रखी है वो वर्ब है गो। क्या दे रखी है, गो। तो इसकी कौन सी फॉर्म मुझे यूज़ करनी है, इसकी फॉर्म यूज़ होगी राघव एंड परिणीति टू ट्रिप ऑन एवरी वीकेंड। ये जो गो है, अब समझो भाई, ये इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी में अनुवाद ये होगा कि राघव और परिणीति जो है हर वीकेंड पे, हर सप्ताह के अंत दिनों में वो कहीं ना कहीं एक ट्रिप पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट के बाद अगर अपन बात करें तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो अपना सब्जेक्ट जो है राघव है या परिणीति है, राघव और परिणीति नहीं है, ना राघव है ना परिणीति, हमारा सब्जेक्ट है राघव एंड परिणीति, दोनों ही हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है राघव एंड परिणीति, क्या ये सिंगुलर है, नहीं है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वर्ब भी प्लूरल रखनी पड़ेगी। और वर्ब जब प्लूरल आती है तो गो आती है या गोज, गो आती है ना। वर्ब अपनी सामान्य स्थिति में प्लूरल ही होती है। राघव एंड परिणीति गो टू ट्रिप ऑन वीकेंड, ऑन एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड पर वो जाते हैं। मुझे नहीं पता जाते हैं या नहीं जाते, आई थिंक जाते होंगे यार, वो उनका मसला है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं 9वां, क्या ये सही है, बहुत अच्छा। इसके बाद मैंने डाला हुआ है सीता ये सही है, सीता टू स्कूल एवरी डे। ये मुझे पता है, कोई ना कोई सीता तो इस राजस्थान में होगी जो रोज़ स्कूल जाती होगी, तो ये श्योर है। तो यहाँ पर सीता खालिस्तान टू स्कूल एवरी डे, इसमें जो ये गो लिखा है समझ गए, एवरी डे आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है, तो मुझे सब्जेक्ट देखना है ताकि मैं अपनी वर्ब कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो सीता है, सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे वर्ब सिंगुलर रखनी पड़ेगी। और चूंकि गो सिंगुलर नहीं है, मैं यहाँ लिख दूंगा गोस,
क्या लिख दूंगा, गोज। सीता गोज टू स्कूल एवरी डे, सीता हमेशा विद्यालय जाती है, प्रतिदिन विद्यालय जाती है। ये हो गया अपना 9th। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक और एक अच्छा सा है, बता देना चाहिए। मैं सोच रहा था स्किप करने का, लेकिन मैं ऊपर से रिमूव करके आपको बता देता हूँ। मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे इन कर्मा प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये तो आएगा ही नहीं, हाँ पूरा ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। वर्ब भी लिख दी मैंने, ये खालिस्तान है जैसे मान लीजिए। बिलीव इन कर्मा। अगर मैं किसी से प्रश्न पूछूं कि क्या मैं कर्मा में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे यहाँ वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, डू लगाऊंगा या डज। आई जो है वो क्या है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर डज नहीं आता, यहाँ डू आता है। क्या आता है, ये डू। आई थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। इंग्लिश में हम जगह जगह देखते हैं कि आई यानी मैं, हम जानते हैं हमारा मैं हमें खा जाता है, तो यहाँ ये मैं जो है, आई जो है, ये बहुत सारी जगह एबनॉर्मल बिहेव करता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डू आई बिलीव इन कर्मा, ना कि डज आई बिलीव इन कर्मा। यहीं पर अगर मैं ही लिखता, ही भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये वाक्य ऐसे हैं और मुझे इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल करूँगा, तो मैं यहाँ पर डज ही, अब मैं इसको कैपिटल से स्मॉल कर दूंगा, डज ही बिलीव इन कर्मा, क्या वह कर्मा में विश्वास रखता है। लेकिन मैं जब मेरे लिए पूछ रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डू आई बिलीव इन कर्मा, क्या मैं कर्मा में विश्वास रखता हूँ। तो ये जो है हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट की एक्सरसाइज थी। और सिंपल प्रेजेंट की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो को वॉच करने के बाद, आप नीचे कमेंट ज़रूर करें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। अगर रेलेवेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसमें अपने को लेवल अप करना है या लेवल थोड़ा सा कम करना है। मुझे अंग्रेजी का यूज़ बढ़ाना है अपने शब्दकोश में या उसको थोड़ा सा घटाना है, जैसा भी आपको ठीक लगे मुझे ज़रूर एक कमेंट करके बताएं ज़रूर, ठीक है। सिर्फ प्रशंसाओं से भरा हुआ कमेंट सेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन आपके फीडबैक से भरा हुआ कमेंट सेक्शन होना मेरे लिए वो ज़रूरी है। मैं नया हूँ यूट्यूब पर, लेकिन मैं ऑफलाइन पुराना हूँ, इसीलिए शायद मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं पढ़ा पाऊँ आपको अच्छे से। ये हो गया अपना एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। इसके जस्ट बाद अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। उसके बाद हम अपकमिंग फिर रेगुलर चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। नमस्कार सभी को, प्यार बनाए रखें।